Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is, in cell cycle term, CDKs is used for which of the following? तो सेल साइकिल में CDK टर्म किसके लिए यूज की जाती है? तो we all know this is very simple question. Cyclin dependent kinase is used for CDKs. Its abbreviation is CDK. And both CDK and cyclin, these together form a cyclin CDK complex and activate the cell cycles like G1, S, G2. Different type of CDK and cyclins are present. तो अगर यहाँ पे cyclin and CDKs की बात करें, cyclin and CDKs or different cell cycle, different phases of cell cycle. तो यहाँ पे सबसे पहले होता है साइक्लिन. CDK is 4 6. साइक्लिन is D E A B 4 6 2 2 1. तो ये है सारे साइक्लिन्स जिनके साथ में ये सारे CDKs मिलके वर्क करते हैं. ये है G1 S फेज के लिए, E वाला है S फेज के लिए, ये G2 M फेज के लिए, G2 फेज के लिए, S2 G2 फेज, एंड ये है M फेज के लिए. तो ये सारे डिफरेंट CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस हैं. ये एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा और ये सेल को प्रोसीड करेगा नेक्स्ट फेज के लिए. तो ये सारे CDK साइक्लिन्स के नेम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following eukaryotic protein remove RNA primers and polymerase first of E. coli? जैसे कि इसमें दे रखा है यूकैरियोटिक प्रोटीन कौन सी है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है ई कोलाई के अंदर. तो ई कोलाई के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करता है, प्राइमर का रिमूवल होता है. तो उसी तरह से यूकैरियोट्स में ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है? तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस. तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो गैप होगा उसको फिल करके, जो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है तो वो आरएनए प्राइमर का एक फ्लैप वहां पे एक्सपोज करता है. उस फ्लैप को रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, और वो उसको आरएनए प्राइमर को रिमूव करेंगे. देन वहां पे जो गैप होगा उसको फिल किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के थ्रू. और डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही उस गैप को फिल करने के बाद जो निक प्रेजेंट रहेगा, जो छोटा सा पार्ट जो रहेगा, जो पॉइंट्स है उसके एंड पॉइंट्स है डीएनए के, और न्यूली जो आरएनए प्राइमर की जगह पे जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ उस डीएनए के बीच में और मेन डीएनए के बीच में जो पॉइंट्स है उसको सील करने के लिए, उस गैप को सील, उसको निक बोला जाता है, और उस निक को सील करने के लिए डीएनए लाइगेज वहां पे वर्क करेगा. तो इस तरह से वर्क करते हैं. रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, पीसीएनए रिंग एंड रेप्लिकेशन फैक्टर सी, ये सारे ही यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में वर्क करती है. रेप्लिकेशन प्रोटीन ए की बात करें तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. तो ये एसएसबी प्रोटीन है जो क्या करती है, जैसे ही रेप्लिकेशन फोर्क ओपन अप होगी उस जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वहां पे बाइंड हो जाएगी. तो उसकी रीबाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए रेप्लिकेशन प्रोटीन ए वर्क करती है. और पीसीएनए क्या है, ये एक क्लैंप है, ये एक स्लाइडिंग क्लैंप है, जैसे बीटा क्लैंप होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर उसी तरह से स्लाइडिंग क्लैंप है.
जो क्या कर क्लैंप है जो क्या करता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज को लोड होता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कोई एक क्लैंप या रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी तो उसके साथ साथ में वो डीएनए पॉलीमरेज जल्दी से स्लाइड होके वहां से रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी कर सकता है। तो उसके लिए पीसीएनए रिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर और बीटा क्लैंप होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और अगर रेप्लिकेशन फैक्टर सी की बात करें तो ये एक क्लैंप लोडर है, क्लैंप लोडर की तरह वर्क करता है। तो इस पीसीएनए को लोड करने के लिए किसी लोडर की जरूरत पड़ती है, तो ये रिप्लिकेशन फैक्टर सी यहाँ पे वर्क करता है। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर गामा कॉम्प्लेक्स वर्क करता है उसी तरह से यहाँ पे ये वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये होता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, FEN1 एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Next question is, in isolation technique, the genomic DNA contaminating proteins are removed by treatment of tissue homogenate with which of the following? तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से प्रोटीन कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए कौन सा यहाँ पे किस चीज का ट्रीटमेंट किया जाता है? तो अगर ईडीटीए की बात करें तो ये एक चिलेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, आयंस को चिलेट करता है, स्पेशली मैग्नीशियम आयन को। तो आयंस को चिलेट करने से डीएनएस जो एंजाइम है ये यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएनएस डीएक्टिवेट होगा मींस ये क्या करेगा, डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखेगा, डीएनए को डैमेज होने से बचाएगा। तो ये प्रोटीन्स का यहाँ पे प्रोटीन को रिमूव नहीं करवा रहा है यहाँ पे। और फिनोल क्लोरोफॉर्म मिक्स की बात करें तो ये यहाँ पे यूज करते हैं हम फॉर रिमूविंग प्रोटीन कंटामिनेशन। फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म का 1:1 के रेशियो में हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो पीएच का यूज किया जाता है इसके बफर के लिए वो होता है स्लाइटली एल्केलाइन, 7.8 पीएच का यूज किया जाता है फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। अगर यही हमें आरएनए का एक्सट्रैक्ट करना होता है, आरएनए को अगर आइसोलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम एसिडिक पीएच रखते हैं, स्लाइटली एसिडिक पीएच को रखा जाता है, <7। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनोल होता है उसके साथ में प्रोटीन्स मिक्स हो जाती हैं। और वो जो ट्यूब होती है उसके यहाँ पे, जैसे ये एक ट्यूब है, इसमें हमने फिनोल क्लोरोफॉर्म और जो भी अपना सैंपल है जिसमें से डीएनए हमें आइसोलेट करना है उस सैंपल को अगर मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो नीचे बॉटम साइड में जो रहता है ये प्रोटीन रहता है फिनोल के साथ में, ये प्रोटीन हो गया। और यहाँ जो ऊपर एक्वेस लेयर होती है उस लेयर में होता है हमारा डीएनए प्लस आरएनए। तो उसके बाद हमें आरएनए एंजाइम का यूज करना होता है आरएनए को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से फिनोल क्लोरोफॉर्म मिक्स का यूज किया जाता है फॉर डीएनए आइसोलेशन एंड रिमूविंग प्रोटीन कंटामिनेशन। बीटा मर्केप्टोइथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा लेकिन प्रोटीन को नहीं कर सकता है। तो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे फिनोल क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे। एसडीएस भी सेम बीटा मर्केप्टोइथेनॉल जैसे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये एक डिटर्जेंट है जो सेल लाइसिस के लिए यूज किया जा सकता है, तो इसको यूज करते हैं सेल लाइसिस के लिए। लेकिन डीएनए जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन ये करवा देगा, लेकिन उस प्रोटीन को डिग्रेड होने के बाद भी वहां से रिमूव करने के लिए फिनोल और क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा टेक्निक वाला पार्ट है। और अब ये जो क्वेश्चन है ये टेक्निक से रिलेटेड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। और ये जो टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस हैं इसमें काफी इजी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन southern blotting technique DNA bands in the gel are denatured into single strands with the help of। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जो हमारा सैंपल है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसके बाद कुछ बैंड्स ऐसे आ जाते हैं। अब हमें पता नहीं, इसकी सीक्वेंस हमें पता नहीं है,
तो सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर जो डीएनए प्रोब होती है उसके साथ में इसको हाइब्रिडाइज करवाते हैं। और हाइब्रिडाइज करवाने के लिए हम इस ये जो डीएनए प्रोब है ये बाइंड होती है कुछ मेम्ब्रेन के साथ में। जो मेम्ब्रेन होती है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है या नाइलोन मेम्ब्रेन होती है। तो इस मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड होके जो प्रोब बाइंड हो रहती है उसके साथ में डीएनए को, जो हमारा सैंपल वाला डीएनए है, उसको हाइब्रिडाइज किया जाता है। उसी को ब्लोटिंग टेक्निक बोलते हैं, ब्लोट किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ एल्कलाई सॉल्यूशन। यहाँ पे जो टिपिकली यूज किया जाता है वो किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। एंड इसको क्या किया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसे जो मेम्ब्रेन के साथ में इसको बाइंड हाइब्रिडाइज करवाया जाएगा और मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होके इसकी सीक्वेंस हमें पता चल जाएगी, क्योंकि नॉन प्रोब हमारे पास सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी है। तो जहाँ पे ये हाइब्रिडाइज होगा वही क्या होगी, इसकी सीक्वेंस होगी। तो इसमें ये क्या होगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिन और एसिडिक सॉल्यूशन नहीं यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन डीएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है अगेन, एल्केलाइन सॉल्यूशन का। इसमें यूज किया जाता है सदर्न ब्लोटिंग। तो आप देख सकते हैं सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये सारी टेक्निक्स आपको अच्छे से रीड करके जानी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। Next question is, which of the following is not used as an adsorbent in column chromatography? तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये एक स्टेशनरी फेज होती है। तो जो भी मॉलिक्यूल हमें सेपरेट करना है वो क्या होगा, ये एक सॉलिड मटेरियल होता है। तो इसके साथ में क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं और जिनको हमें सेपरेट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखें तो चारकोल को यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग कुछ पिगमेंट्स को या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए। और एल्यूमिना को यूज किया जाता है, Al2O3 जो एल्यूमिना है इसको भी यूज किया जाता है न्यूट्रल या फिर जो बेसिक और न्यूट्रल कंपाउंड जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए एल्यूमिना का यूज किया जाता है। और जो सिलिका जेल है वो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है इसका। और ये भी एक कॉमन पोलर एड्सॉर्बेंट है। तो इनके बारे में तो हमें पता है, सिलिका जेल का तो आपने लैब के अंदर यूज भी किया होगा कि किस तरह से सिलिका जेल से हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी यूज करते हैं और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी सिलिका जेल का यूज किया जाता है। तो ये तीनों एड्सॉर्बेंट, तो ये तीनों ही कंपाउंड तो यहाँ पे एज ए एड्सॉर्बेंट यूज आएंगे। लेकिन नाइट्रोसेल्यूलोज का अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये इसका यूज होता है फॉर सदर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड डॉट ब्लोट ऐसे कहिए। तो ये इसके साथ में डीएनए प्रोब अटैच्ड रहती है। तो इन इसका ये कोई कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे आंसर नोट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब ये टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे अच्छे इसमें टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस हैं। माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो सीरीज में बने रहिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।